नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के स्पेशल टॉक शो प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बिहार के भागलपुर जिला के रहने वाले दो ऐसे डॉक्टर की जिनका डंका देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बजता है। बता दें कि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जहां हर दिन चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है और यही कारण है कि डॉक्टर्स को धरती का भगवान भी कहा जाता है। आज के टॉक शो में हम आपको भागलपुर शहर के दो ऐसे डॉक्टरों का इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने अनेकों विदेशी ऑफर को ठुकरा दिया और अपने देश में ही सेवा देने का संकल्प लिया। देखिए, ऑर्थोपेडिक माइक्रोवेस्कुलर सर्जन डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान के साथ सर्जरी के प्रख्यात सर्जन डॉक्टर SN झा टॉक शो में क्या कुछ कह रहे हैं। आपकी बात हमारे साथ के हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे इस टॉक शो में हमारे स्टूडियो में हमारे परमपिता कहा क्या जाए मेरे फादर के दोस्तों में से और उनके बैच में डॉक्टर SN झा जिन्होंने 1958 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया पटना मेडिकल कॉलेज से, आज हमारे इस टॉक शो में हमारे साथ हैं। चूँकि इस समय इतना वाइड एक्सपोजर रखे हुए एक इंसान का मिलना ज़रा मुश्किल है और आज हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आज हमें हमारे साथ है और हम सब लोगों के लिए शायद ये प्रेरणा का स्रोत है कि इन्होंने इस उम्र में भी प्रैक्टिस करते हुए वो हिस्ट्री कायम की है जो शायद आज के मॉडर्न डॉक्टर लोग शायद सपने में भी नहीं सोच सकते। चुनांचे इनकी पैदाइश सनहौला के पोठिया गांव में हुई। पोठिया में इनका अपना आबाई मकान रहा है और इनके फादर भी मेडिकल से ही रिलेटेड डॉक्टर थे जो कि पटना मेडिकल कॉलेज से 1930 दरभंगा मेडिकल कॉलेज से दरभंगा मेडिकल स्कूल से 1930 में उन्होंने पास किया और फिर और वो एकदम फर्स्ट क्लास, वो फर्स्ट ही थे थ्रू आउट जी, और मैंने टॉपर थे और एक गांव से निकल करके वहां रहे और पूरे झारखंड एरिया में कई जगह उनकी पोस्टिंग रही और उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली उस अपने काम को अंजाम दिया। आज उनके सुपुत्र डॉक्टर SN झा हमारे दरमियान बैठे हैं और हमें ये मौका मिला है कि उनके उस कार्यशैली, उनकी उस सोच को हम आपके सामने ला सकें कि कौन सी चीज़ थी जिसके चलते वो मेडिकल फील्ड में आ गए, उस गांव से निकल के मेडिकल कॉलेज में आ गए और फिर FRCS किया। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप मेरे फादर डॉक्टर हफीजुर रहमान के कलीग भी रहे हैं और आपकी तारीफ तो मैं उठते बैठते सुनता रहा हूँ। आज मुझे ये मौका मिला, मैं उनका बेटा हूँ इम्तियाजुर रहमान, मुझे मौका मिला है कि सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला सवाल यह है कि सर आपको कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसके चलते आप मेडिकल फील्ड में आए? ये सवाल आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस चीज़ से हमको सख्त नफरत थी वो था मेडिकल फील्ड। क्योंकि मैं ISC में जब पढ़ता था साइंस कॉलेज पटने में तो हमको सबसे ज़्यादा हेटेड बायोलॉजी और मेडिसिन से था और मेरा चॉइस था फिजिक्स और मैथमेटिक्स। और आपको एक बात बता दूं, दूसरी लाइट में इसको नहीं लें कि साइंस कॉलेज पटना में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, वहाँ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने का प्रोविज़न था। तो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हुआ करते थे वो मैथमेटिक्स रख लेते थे, मैंने मैथमेटिक्स रख लिया। और जो मैथमेटिक्स फिजिक्स के मैथमेटिक्स वाले होते थे वो लोग जियोलॉजी रखते थे, जियोलॉजी की पढ़ाई होती थी। तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट था और मैथमेटिक्स मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, फोर्थ सब्जेक्ट। और इम्तहान जब ISC का हुआ तो मेरा स्कोर जो मैथमेटिक्स वाले सेक्शन वाले थे उनसे भी ज़्यादा आया, 100 आउट ऑफ 100 इन बोथ भी पेपर्स, जो कि उन लोगों का नहीं आया जिनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था अपना। तो मेरी तो ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी कि हम किसी तरह से या तो फिजिक्स में चले जाएं या मैथमेटिक्स में चले जाएं। लेकिन हमारे पिताजी डॉक्टर थे और बाढ़रवा में प्रैक्टिस करते थे तो उनकी ख्वाहिश थी। और हमारे बड़े भाई देखते वो ऑलरेडी दरभंगा मेडिकल स्कूल में एडमिशन, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे। हमसे बड़े थे, 2 साल हमसे आगे थे। तो उनका दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुका था। तो हमारे पिताजी ने हमको पटना मेडिकल कॉलेज में
कहा कि तुम इसमें एडमिशन ले लो। कॉम्पिटिटिव से होता था, कॉम्पिटिटिव एडमिशन मैंने दिया हाँ। और मेरा 4th पोजीशन आया और मैं कम्पीट कर गया मेडिसिन में, इसलिए मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया। उस तिरपन में। समय पटना मेडिकल कॉलेज को प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल हाँ, कॉलेज, देयर वाज ए रॉयलिटी। हाँ, हर हाँ, डिपार्टमेंट हाँ, का एक अपना एक रॉयल हाँ, ये हाँ, था। हाँ, हाँ। और हथुआ वार्ड था और ये था। उस समय के लीजेंडरी लोग सब थे जिनके नाम पर वार्ड्स थे, और हर डिपार्टमेंट का एक नाम था। जो लोग ने डोनेट किया था, ब्रिटिशर्स लोग ने जो किया था, हथुआ वार्ड, गुजरी वार्ड, जी, इस तरह जी। का था ना। हाँ सब था। और हमारे जो टीचर्स थे वहाँ के, जो फैकल्टी थे, जी वो तो ऑल इंडिया फेम के थे। बी मुखोपाध्याय, SN उपाध्याय, RN सिन्हा पीडियाट्रिक सर्जरी में, सब भीष्म पितामह लोग थे। पटना मेडिकल कॉलेज का बड़ा नाम था, जी जी पूरे हिंदुस्तान में पटना मेडिकल कॉलेज का बड़ा नाम था। तो प्रिंस ऑफ मेडिकल कॉलेज बाद में नाम हो गया पटना मेडिकल कॉलेज। जी 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 तो जब मैंने पास किया तो पटना मेडिकल कॉलेज ही नाम हो गया। जी 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 तो मैंने वहाँ से पास किया और बड़ा एम्बिशन से पास किया मैंने। और मैं पढ़े लिखे में ठीक ठाक था। मुझे ऑनर्स आया पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और सर्जरी में। और सर्जरी में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला, मैं फर्स्ट हुआ सर्जरी में। जी जी जी। उस तरह से मेरा करियर स्टार्ट हुआ PMCH से। अच्छा, तो फिर आपने मास्टर्स कैसे किया? मैं देखिए उस टाइम में हाल ही बिहार सरकार में होती थी डॉक्टरों की 15, 20, 25, 30 ये होती थी। हाँ हाँ लेकिन जिस साल मैं पास करके निकला उस बार 300 की वैकेंसी निकली। जी जी तो 300 की वैकेंसी निकली। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू होता था, हाँ वहां पर इंटरव्यू देने के लिए गया तो मेरा पोजीशन फर्स्ट आया। जी 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 300 डॉक्टरों की बहाली हुई। हाँ। 300 मैंने एडवर्टाइज किया था, 296 बहाल किया उसने, हाँ 4 नहीं फिट पाए गए। हाँ तो उस टाइम में जो मिनिस्टर हुआ करते थे वीरचंद पटेल, हाँ हाजीपुर के वकील साहब थे, वो हेल्थ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल इवॉल्व किया कि हम पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए इन लोगों को एनकरेजमेंट देंगे हाँ कि जो दरभंगा से पास किया है उसको दरभंगा में पोस्ट कर देंगे, और जो पटना से पास किया उसको पटना में कहीं पोस्ट कर देंगे। अच्छा उनके तरफ से ही ये इवॉल्व किया गया हाँ, प्रिंसिपल। और चूंकि मेरा पोजीशन फर्स्ट था हाँ। 300 अपॉइंटमेंट में, हाँ। 296 एक्चुअली, हाँ तो मेरा पोजीशन फर्स्ट था, तो मेरा पोजीशन हो गया PMCH। अच्छा और लोग का पटना के और जगहों पर हुआ, लेकिन मेरा PMCH ब्लड बैंक हाँ हाँ 3rd मेडिकल ऑफिसर हाँ हाँ 1960 अच्छा अच्छा मेरा अपॉइंटमेंट हो गया Very good. विदाउट एनी पैरवी, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। मेरा फर्स्ट पोजीशन First था। position, हाँ। और उन्होंने इवॉल्व किया कि जो पटना वाले हैं उनको पटना, जो दरभंगा वाले हैं उनको दरभंगा, और पटना में और जगह भी लोगों का हुआ, लेकिन मेरा PMCH में हुआ जी 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 एज 3rd मेडिकल ऑफिसर इन पटना ब्लड बैंक, PMCH ब्लड बैंक। अच्छा अच्छा ये 60 की बात है, अच्छा। जनवरी 60। हाँ 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 तो मैं उसमें आ गया। और वहां से जब मैं 3 साल वहां काम किया, क्वार्टर मिल गया कैंपस में, हाँ टेलीफोन मिल गया, जो टेलीफोन उस टाइम में बड़ा मुश्किल चीज थी, जी 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 मुश्किल था हाँ बहुत मुश्किल चीज थी। हाँ, हाँ, क्वार्टर आपका हॉस्पिटल कैंपस में मिल जाना और टेलीफोन मिल जाना, ये तो समझिए बहुत अद्भुत। बढ़िया, हाँ बहुत बड़ा प्रिविलेज है। हाँ, तो बहुत आसानी हुई हमको MS करने में। ब्लड बैंक में काम करता था मैंने, वहीं राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक में MS करना था, जी, जी। और वहीं राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक में ब्लड बैंक था। ब्लड बैंक भी था उसी में। हाँ तो हमको तो बहुत आसानी से हुआ। जी जी तो जी, 62 में मैंने MS कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब ब्लड बैंक से क्या लेना देना है, हाँ मैं दरभंगा चला गया। अच्छा तो उस टाइम में हुआ करता था कि मेडिकल कॉलेज में यदि आप जाना चाहते हैं तो पहले आपको रेजिडेंट सर्जिकल ऑफिसर बनना होता जी, जी, था, RSO। हाँ हाँ तब उसके बाद आप रजिस्ट्रार होते थे, उसके बाद आप ट्यूटर होते थे, जिसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहते जी हैं। जी 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 ट्यूटर अब नहीं है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर का जी रहता है। जी तो RSO मैंने रेजिडेंट Resident, सर्जिकल हाँ, ऑफिसर हाँ, 3 साल का होता था। 3 जी, साल जी। में आपको खत्म हो गया, आपको कहीं ब्लॉक भेज दिया जाएगा। जी और रजिस्ट्रार का भी 3 साल का टीन्योर था। जी जी लेकिन ट्यूटर का अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई टीन्योर नहीं था। वो एक बार चले गए तो आप लगातार उसी में रह जाएंगे। हाँ 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 तो मेरा तो रेजिडेंट सर्जिकल ऑफिसर में हो गया दरभंगा में, और 1 साल के अंदर में रजिस्ट्रार में मैंने अप्लाई किया, रजिस्ट्रार में मेरा हो गया। जी 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 और रजिस्ट्रार का टर्म खत्म होने के पहले 3 साल में खत्म होता, उसके पहले ही हमारा ट्यूटर में वाली हो गया। जी 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 तो मैं मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर बन गया। ये बात है 1963 में दरभंगा गया एज RSO, और 65 में ट्यूटर बन गया। टीचर बन गए। ट्यूटर जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर अब जी कहते जी हैं। जी जी तो बस ये आपने FRCS के लिए कैसे प्लान बनाया? आपको FRCS यहाँ तो होता देखिए, नहीं था अब एज MS मैं सभी सर्जरी करता था, हम्म, इमरजेंसी करता था, रूटीन करता था, सब हॉस्पिटल में सीखता था। हमको सिखाने वाले लोग गुरु लोग थे, वो लोग सिखाते थे।
लेकिन दरभंगा में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स था, ये एमएस है कि एफआरसीएस है, हाँ, हाँ, बड़ा कॉम्प्लेक्स था इस बात का। हाँ, मरीज पूछते थे हाँ, कि डॉक्टर साहब लंदन गेलो छे हाँ। पढ़े वास्ते, तो लंदन तो नहीं गए। डॉक्टर साहब का बेड छे, हॉस्पिटल बेड है इनको, हाँ, अस्पताल में बेड अलॉट हाँ होता था, बेड हाँ, बेड में भी आपको नहीं है, आप इंग्लैंड में नहीं गए, हाँ, तो आप तो औरों से बहुत और नीचे हो नीचे हो गए। गए, जी, जी, आपकी जी, काबिलियत चाहे जो भी हो, हाँ, 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 आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आप काम अच्छा करते हैं, लेकिन आपको वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो हाँ, आपको सुप्रीम बनाता है। जी, जी, जी। तो डॉक्टर एसएम नवाब उस समय थे। एसएम नवाब हेड थे, हाँ, और एसएम नवाब के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो एक बात बता दें कि एसएम नवाब जब बरतानिया गए पढ़ाई करने के लिए, हाँ, तो उन्होंने पहले एमआरसीओजी किया, अच्छा, अच्छा, एमआरसीओजी करके आ गए इंडिया। हाँ, अंग्रेज का टाइम था, हाँ, 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 समझ रहे हैं, हाँ, और वो गायनिकोलॉजी में रजिस्ट्रार हो गए अंग्रेज के टाइम में, अच्छा, लेकिन उनका दिल नहीं लगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, हाँ, 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 वो दोबारा चले गए बरतानिया, अच्छा, और इस बार एफआरसीएस किया। अच्छा, अच्छा, ओ, तो बहुत कम एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में होंगे जो एमआरसीओजी और एफआरसीएस हाँ, दोनों हुए में, दोनों हाँ, हो, हाँ, 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 जी, जी, और एफआरसीएस गायनिकोलॉजी में भी होता था, अच्छा, 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 लेकिन वो गायनिकोलॉजी के एफआरसीएस नहीं हुए, वो सर्जरी के एफआरसीएस हुए। अच्छा, 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 ओ, गायनिकोलॉजी के एमआरसीओजी की डिग्री थी उनको, हाँ, जी, जी, लेकिन जब दोबारा गए वो वहाँ, हाँ, हाँ, तो एफआरसीएस इन सर्जरी किया, अच्छा, 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 वेरी गुड, और उसके बाद कुछ दिन उन्होंने वहाँ काम भी किया, अच्छा, और एनेस्थीसिया में भी काम किया, सर्जरी में भी काम किया। अच्छा, 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 तो वो वहाँ से जब आए तो पहले तो पीएमसीएच में आए 55 में, हाँ, 55 तक वो पीएमसीएच में थे, हम तो 55 में पढ़ते थे। जी, 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 55 में उनका तबादला हो गया दरभंगा अच्छा, अच्छा, एज एचओडी ऑफ सर्जरी। अच्छा, पीएमसीएच में वो हेड नहीं थे, हाँ, 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 लेकिन वहाँ हेड बन गए, वहाँ हेड बने, और वो एफआरसीएस एमआरसीओजी थे। हाँ, हाँ, नेक्स्ट मैन जो थे कपिल देव बाबू, हाँ, कपिल वो देव, एफआरसीएस हाँ, थे। हाँ, 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 उसके नीचे बलदेव सिंह थे, वो भी एफआरसीएस थे। हाँ, 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 उसके नीचे जायसवाल साहब थे, वो भी एफआरसीएस थे। हाँ, हाँ, उसके नीचे सरकार साहब थे, वो भी एफआरसीएस थे। हाँ, उसके नीचे एचएन द्विवेदी थे, वो भी एफआरसीएस थे। तो हमको बहुत हार्ट बर्न होता था, अच्छा, अच्छा, क्योंकि हमको माने समझिए कि नर और नारायण, हाँ, जी, 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 ये लोग नर हैं, ये नारायण हैं, समझ गए ना। जी, जी, तो ये बड़ा माने एक तो कॉम्प्लेक्स डेवलप कर गया हाँ, हमको। हाँ, हाँ, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि हम जाएंगे करने के लिए। अच्छा, 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 अब हमारी वाइफ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई जॉब नहीं था उनको, हाँ, हाँ, हाउस वाइफ थी, हाँ, बच्चे 3 थे छोटे छोटे, हम्म, और कोई पैसा भी इतना ज्यादा नहीं था, फादर से पैसा मांगते भी कैसे। हाँ, हाँ, एमबीबीएस पास किए हुए, हम तो एमबीबीएस 58 में जी, किए, 68 में गए इंग्लैंड। हाँ, हाँ, 10 साल काम करने के बाद आप बाप से क्या कह के पैसा मांगेंगे, जी, 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 नहीं मांगते थे। लेकिन थोड़ा बहुत पैसा मैंने जमा किया, और मैंने हुनर हासिल किया हॉस्पिटल में, दिन रात काम करके। और एनाटॉमी में डिसेक्शन के लिए डेड बॉडी इशू कराया। हाँ, एनाटॉमी में एक डिमॉन्स्ट्रेटर नए बहाल हुए थे, हाँ, हाँ, मैंने कहा कि देखो हमको तो नहीं मिलेगा, तुम ले लो, हाँ, 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 और उनको कनिंघम पकड़ा दिया, और डिसेक्शन सारा हम करने लगे, हाँ, 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 और वो डेड बॉडी छूना भी नहीं चाहते थे। हाँ, 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 तो पूरा बॉडी का डेड बॉडी का डिसेक्शन, अब सर्जरी का हम थे तो हमको थोड़ी मिलता है, हाँ, हाँ, नहीं लेकिन मिलता। उनके नाम पर अलॉट हो हाँ, गया, allot हो गया। एचओडी ने कर दिया उनको, और उसमें मैंने पूरे बदन का डिसेक्शन करके अपने को तैयार करके थोड़ा बहुत पैसा कमा करके मैं चला गया बरतानिया 68 में। तो आप प्लेन से गए थे या प्लेन से, प्लेन से हाँ, गए हमसे थे? जो 7 साल पहले जाते थे वो लोग हवाई जहाज से नहीं जाते थे, पानी से जाते थे। अच्छा, 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 पानी के जहाज से जाते थे और उसी से लौटते थे। अच्छा, अच्छा, लेकिन मैं प्लेन से गया था। और एक बात और बता दूं, अब तो हवाई जहाज का किराया बहुत ज्यादा हो गया है। उस टाइम में एक साइड मैंने यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन वहाँ का। लंदन का हाँ, किराया था मैंने 3000 रुपया हाँ, एक साइड का, अच्छा, 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 और हमको तो एक ही साइड जाना था। जी, जी, अब जो आप टिकट लेते हैं आपको दोनों साइड का लेना पड़ता है, जी, 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 क्योंकि जाके आप वहाँ बैठ नहीं जाए, हाँ, 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 इसलिए आपको जाने और आने दोनों का टिकट लेके जाना होता जी, है। जी, 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 अब आपको एक साइड का टिकट ही नहीं मिलेगा। हाँ, 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 आप वहाँ के बासिंदा है तो एक मिलेगा, अलग बात है, हाँ, हाँ, लेकिन आमतौर पर यहाँ से जो जाते हैं उनको दोनों साइड का टिकट लेके जाना होता जी, है। जी, 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 तो मैंने जो टिकट लिया था वो 3000 का टिकट था, जनता क्लास, अच्छा, हाँ, और स्टूडेंट कंसेशन में 2100, अच्छा, 30% कंसेशन था। हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, तो 2100 में मैं जनता क्लास में दिल्ली से लंदन फ्लाइट लिया। अच्छा, एयर इंडिया इंटरनेशनल कहलाता था उस टाइम। जी, 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 वहाँ उस टाइम में दो था, एक एयर इंडिया जो हिंदुस्तान के अंदर में ही, हाँ, हाँ, एक जगह से दूसरे, और एयर इंडिया इंटरनेशनल में इंडिया से बाहर। अच्छा, अच्छा, ना, तो एयर इंडिया इंटरनेशनल से 2100 रुपए में वन साइड का टिकट लेके जनता क्लास में मैं गया था। सर आप लंदन गए और एक रॉयल कॉलेज में आपने वहाँ पर जाकर के फिर ज्वाइन किया और बहुत दिन तक काम किया, फिर आपका ये हुआ। वहाँ का कल्चर अलग है, अपने आप को उस कल्चर में कैसे ढाले? आपको तो बड़ा दिक्कत होता होगा सर। देखिए, मैं थोड़ी सी बात और बताना चाहूँगा
कि यहाँ से पैसा आप ले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रुपये तो वहाँ चलता नहीं है। हाँ, नहीं चलता। वहाँ तो चलता है पाउंड। जी। और सरकार डिस्करेज करती थी, आप वहाँ नहीं जाइए, पाउंड नहीं दे सकेंगे आपको, पाउंड है नहीं हमको। सरकार का पाउंड खत्म था, तो वो डिस्करेज करते थे, आप यही कर लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट, आपको जाने नहीं देंगे, हम जाइएगा तो जाइए लेकिन पाउंड नहीं देंगे। अब वहां जाएंगे, आपको पाउंड नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। आप तो कुछ नहीं कर सकते। 4 पाउंड मिलता था जाने के लिए। अच्छा। 4 पाउंड, 1 पाउंड का दाम था उस समय 16 रुपया। 64 रुपए में 4 पाउंड लेकर के हम लंदन में उतरे। अच्छा। आप समझ सकते हैं मेरी कितनी दयनीय दशा रही होगी। जी 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 जी। हमारे रिलेशन लोग थे वहाँ। हमारे अपने बड़े भाई के अपने साले। वो लंदन के नजदीक में एक फार्मरा जगह है, वो एमआरसीपी कर चुके थे। 8 साल से वहाँ थे। वो परिवार के साथ वहाँ रहते थे, बच्चे भी 2 थे, वाइफ थी। वो परिवार के साथ उनको क्वार्टर मिला हुआ था लंदन से करीब 45 मिनट के रास्ते पर। अच्छा। फार्मरा नाम की एक जगह थी, वहाँ चेस्ट के फिजिशियन थे, एमआरसीपी कर चुके थे। अच्छा। तो मैं उन्हीं के भरोसे गया। अच्छा। और उन्होंने हमको रिसीव किया और उन्होंने हमको फाइनेंस भी किया। क्योंकि पैसा तो था ही नहीं हमको। जी जी जी। 4 पाउंड में तो आप एक रात नहीं गुजार सकते। नहीं गुजार सकते। 4 पाउंड में आप लंदन में एक रात नहीं गुजार सकते हैं, समझ गए। मैं हमको लेके गए और वहां पर हमको रखा, खिलाया पिलाया, बहुत आदर सत्कार किया। लेकिन मैं तो व्यग्र था, क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गया था। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे। जी जी जी। और वाइफ भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। और पिता माता से हम पैसा मांगते किस मुंह से? जी। MBBS पास करने के बाद 8 साल बीत चुका है। जी जी जी। नहीं मांग सकते थे। तो हमको तो भाई बड़ी दिक्कत में थे हम। हमने उनको कहा कि भाई देखो, हम तो यहाँ गेस्टिंग करने के लिए नहीं आए हैं। तुम लोग हमारा स्वागत सत्कार कर रहे हो, हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमको कहीं नौकरी हो जाए। तो बोला कि नौकरी तुम्हारे लिए रखे हुए है। क्या भाई, कैसे नौकरी लिख रही हो? कही कि सलाम साहब एक हमारे मित्र हैं, दरभंगा ग्रेजुएट, वो दरभंगा के ग्रेजुएट थे। हमारे साले भैया के साले जो थे दरभंगा के ग्रेजुएट थे। तो आपके अब्बा जान के क्लास फेलो होंगे या 1 साल नीचे ऊपर होंगे। जी जी जी। समझे ना। तो वो वहां पर कहीं की एक सलाम साहब हमारे मित्र हैं, वो दार्जिलिंग साहब उनका कहीं घर है दार्जिलिंग की तरफ। वो उनको गॉलस्टोन है और वो सर्जरी में काम करते हैं और वो अपने बॉस से अपना ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। और हमने फिक्सअप कर लिया कि उसके बॉस ने कहा कि तुमको तो छुट्टी चाहिए। 1 महीने का गॉलस्टोन का ऑपरेशन करोगे। उस टाइम में लोपेटोस्कोपिक थोड़ी था। 1 महीने की छुट्टी चाहिए तुमको। तो तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, लेकिन तुम अपना सब्स्टिट्यूट दो हमको। तो उनको सब्स्टिट्यूट चाहिए था और हमको जॉब चाहिए था। समझ रहे? तो सलाम साहब से वो लोग हमको बात कराए। अच्छा। तो सलाम साहब कह के ठीक है, तुम आ जाओ, तुमको जॉब दिलवा देंगे। फर्क यही है कि आपको प्री रजिस्ट्रेशन जॉब लेना होगा। जी जी। प्री रजिस्ट्रेशन जॉब का मतलब हुआ बहुत ही घटिया काम और बहुत ही कम पैसा। जी जी। रात जगना होगा रोज। लेकिन आपको तो पैर रखने की जगह चाहिए। जगह चाहिए। जी। तो सलाम साहब ने कहा कि देखो साहब, आप हमारे लिए जर्दा 1 डिब्बा, अहमद हुसैन, दिलदार हुसैन आप लेते आइएगा छुपा करके, क्योंकि यहाँ इस कंट्री में मिलता नहीं है। अच्छा। हमको पान खाने की हैबिट है। समझ गए? तो हम चुरा करके किसी प्रकार स्मगल करके 1 डिब्बा, अच्छा बड़ा डिब्बा, अहमद हुसैन, दिलदार हुसैन का काला पत्ती जर्दा ले गए। अच्छा। ले गए थे और सामान वहां लेकर के हम उनके यहाँ पहुंच गए और उन्होंने अपना बॉस से इंटरव्यू करा दिया हमको और जर्दा उनके हवाले किया और जॉब मेरा हो गया। अच्छा। 1 महीने का जॉब। अच्छा। रिमोट हॉस्पिटल था और वो प्री रजिस्ट्रेशन जॉब था। प्री रजिस्ट्रेशन में आपका काम क्या था? काम यह था कि पेशेंट का हिस्ट्री लीजिए, उसका ब्लड प्रेशर पल्स रिकॉर्ड कीजिए, उसका यूरिन एग्जाम कलेक्ट कीजिए, उसका स्टूल कलेक्ट कीजिए, उसका ब्लड सैंपल लीजिए और उसको लेबोरेटरी में भेजिए। अच्छा। अब उसका रिपोर्ट आएगा तो लिखिएगा। अब पेशेंट का बेड BST बनाइए। उसमें उसका एज, ये जूनियर रेजिडेंट का जो होता है, जूनियर प्री रजिस्ट्रेशन था। जी जी। और हम तो MS करके 8-5 साल काम करके गए थे। जी। तो घटिया जॉब था, लेकिन हमको तो भाई पैसा चाहिए था, हमको तो कोई जॉब चाहिए था, हमको तो पैर रखने की जगह चाहिए थी। जी। तो हमको सलाम साहब का जॉब मिल गया। हम 1 महीना सलाम साहब के जॉब में काम किए। अच्छा। और उसके बाद इस बीच में ट्राई करते रहे कि कहीं हमको अच्छा जॉब मिल जाए, ये तो घटिया जॉब है। और एक बात और बता दूं कि महीना का जो सैलरी होता है उसको सैलरी कहते हैं। और हफ्ता दिन में जो देते हैं या 2 दिन 4 दिन में जो देते हैं पैसा ना, उसको कहते हैं वेज, मतलब मजदूरी। तो एवरी वीक हमको 18 पाउंड करीब मजदूरी मिलती थी। जी। फ्राइडे के आफ्टरनून में 2 बजे के बाद हमको मजदूरी पूरे हफ्ते का 18 पाउंड मिलता था। समझे? तो 4 हफ्ता मैंने वहां काम किया और 4 हफ्ते के अंदर में मेरा एक फ्रेंड था जो ऑर्थोपेडिक्स में
कर रहा था MCS लिवरपूल में और FRCS कर चुका था, मेरा क्लास फेलो था। वो पहले गया था लंदन, तो उसने कहा कि हम तुमको जॉब दिलवा देंगे, हमारे बॉस से बात हम कर लेंगे, हमारे RSO वो रजिस्ट्रार था, तो हमारे नीचे एक जॉब खाली है SHO का, हम तुमको दिलवा देंगे, हम बॉस से बात कर चुके हैं, तुम आओ, तुमको इंटरव्यू करा देते हैं उनसे, और इंटरव्यू में तुम अपना सब एक्सप्लेन कर देना और तुम्हारा जॉब हो जाएगा। हम गए, उनसे मिले, करके ठीक है नेक्स्ट वीक तुम्हारा दे देते हैं इंटरव्यू का, ऑफिशियल इंटरव्यू, उसमें तो बोर्ड पूरा बैठता है। जी जी जी। तो एक हफ्ते के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा जॉब तो पहले से ही सेटल था। तो अब सलाम साहब को सलाम किया मैंने और उनको धन्यवाद दिया और हम चले आए ऑर्थोपेडिक्स में, SHO में, और उसी में रहे। तो फिर हमने प्राइमरी फेलोशिप तो कर लिया 8 महीने में, जी जी। फर्स्ट ही चांस कर लिया, और अब रह गया सेकंड चांस। तो सेकंड चांस करने के लिए हमको अब ऑर्थोपेडिक से भाग के जनरल सर्जरी माना था, ऑर्थोपेडिक में रहने से मुश्किल था। तो मैंने ट्राई किया बहुत जगह, नहीं हमको हुआ, लेकिन मेरे अपने ही हॉस्पिटल में एक बूढ़े बॉस थे, उनसे मैंने मिला, कि ठीक है तुम इंडिया में काफी एक्सपीरियंस लिए हो, तुमको हम दे देंगे जॉब। उन्होंने मुझे जॉब दे दिया, तो मैं सर्जरी में रजिस्ट्रार हो गया। 10 महीना ऑर्थोपेडिक में काम करने के बाद और प्राइमरी फेलोशिप मैंने कर लिया इसी बीच में, और उसके बाद मैं रजिस्ट्रार बन गया अपने हॉस्पिटल में, इसी हॉस्पिटल में। जी। हमारे एक अच्छे, वो बहुत अच्छे सर्जन थे, HOD थे एक्चुअली, तो उन्होंने अपना हमको रख लिया, बोला कि काफी बिजी जॉब है, तुमको काम करना होगा दिन रात, हमको कर लेंगे। वो हमसे इतना प्लीज्ड हुए कि हम फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रार का जो सैलरी था 108 पाउंड मिलता था हमको, फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रार का, सॉरी 135 पाउंड, 135 पाउंड मिलता था फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रार का। लेकिन 1-2 महीना काम करने के बाद उन्होंने कहा कि तो सब काम जानता है, तो हिंदुस्तान से सब चीज सीखा है, रात में हमको कभी बुलाता नहीं है इमरजेंसी में, तो हमको क्या चाहिए? ये चाहिए, हमको तो यही चाहिए, मेरा सब काम संभाल ले, रात में हमको जगाए नहीं, समझ गए? तो उसने हमारा 3 महीना के बाद कह दिया कि इसको 5th ईयर रजिस्ट्रार का सैलरी दिया जाए, इसको अंडर पे कर रहे हैं हम लोग। 5th ईयर रजिस्ट्रार की सैलरी मिलने लगी हमको, जबकि मैं फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रार था। अच्छा। और वो इतने अच्छे थे, FRCS के एग्जामिनर तो वो कहीं नहीं थे, लेकिन एग्जामिनर FRCS के टीचर थे। वो हर ऑपरेशन डे में मेरा वाइवा लेते थे, ऑपरेशन के पेशतर। अच्छा। जितना ऑपरेशन रखा हुआ है सबका वाइवा तुम्हारा होगा, सब वाइवा, और अगर तुम नहीं बता सकोगे तो उसका उत्तर हम बताएंगे। इस तरह से ट्यूटर करके उन्होंने हमको रेडी किया, ट्रेन करके रेडी कर दिया। और उसके बाद मैंने इम्तिहान दिया, फर्स्ट चांस निकल गया, फर्स्ट ही चांस निकल गया। वेरी गुड। फर्स्ट ही चांस में लंदन से निकल गया, जो सबसे मुश्किल है। एडिनबरा तो कहते हैं कि थोड़ा आसान भी नहीं, सभी जगह कठिन है। अच्छा, लेकिन एडिनबरा और ग्लासगो और डबलिन, ये जगह में काले लोग ज्यादा अपियर होते हैं। ओहो। तो काले लोगों के बीच में कम्पीट करना है तो आपके लिए आसान है। और लंदन में गोरे ज्यादा है। अच्छा। और 8 का बैच होता है और 14% रिजल्ट है। 8 के बैच में अगर 6 गोरे हैं तो आपका रिजल्ट तो करीब करीब आउट है, आपको ज्यादा कष्ट करने का काम नहीं है। अच्छा। समझ रहे हैं ना? अरे 1-2 अगर हैं 8 में से गोरा और बाकी काले लोग हैं तो आप चांस है। जी। लेकिन अगर गोरे ही ज्यादा है तो आपका रिजल्ट क्या, तो पहले से मालूम है कि नहीं पास करेंगे। जी। ये नहीं कि कोई पक्षपात है, उसका परफॉर्मेंस बेटर है, और वो कम जान के भी आपसे अच्छा बोलेगा। बोलेगा, ये तो है ना, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो फर्स्ट ही चांस लंदन से पास कर गया, 14% तो रिजल्ट है, फर्स्ट ही चांस पास कर गया। वेरी गुड। तो समझिए यूं कि 10 महीने में फर्स्ट पार्ट, 7 महीने में सेकंड पार्ट, 17 महीने में दोनों पार्ट लंदन कर लिया। उसके बाद तो कहीं जाने का काम ही नहीं। उसके बाद फॉरेन आप बैक। उसके बाद मैंने कहा कि जब हम यहाँ आ गए हैं तो हम यार यूरोप घूम लेंगे। जी। ज्यादा रुक नहीं सकता था मैं। हमारे बॉस कहते थे तुमको तो बहुत सिखलाना है, अभी रुको, तुम मत जाओ। अच्छा। हमने जब उनसे कहा कि देखिए साहब, हमारे बूढ़े माता पिता है, हमारे पिताजी को पार्किंसनिज्म था। जी। हमारी माताजी हाइपोथायराइड और डायबिटिक थी, और ओबीज थी, और डायबिटीज की दवा उस टाइम में क्या थी? जी, डायोनिल था। अरे उस टाइम में क्या दवा थी? हम तो बात कर रहे हैं आपको 1968 की। उस समय कहाँ था कुछ, कहाँ थी दवा? अच्छा सर, वहाँ से आप जब पास करके यहाँ आए तो आपके पास ऑप्शन था पटना, दरभंगा, ये भागलपुर आप कैसे आ गए? मैं जब वहां से आया तो दरभंगा से मैं गया था, वापिस दरभंगा ही में आया। जी। दरभंगा में मैंने ज्वाइन किया, और 1977 में 69 में मैंने ज्वाइन किया लौट करके। जी। 68 में गया था, 69 में लौट के आया अक्टूबर में। मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया, तब तक नवाब साहब ही थे वहाँ, तो ज्वाइन मैंने कर लिया। उसके बाद
मैं काम कर रहा था वहाँ, हाँ, और वहाँ इमरजेंसी बहुत था, हाँ, क्योंकि नेपाल कोई मेडिकल कॉलेज था ही नहीं। था ही नहीं। हाँ, हाँ, अच्छा, मुजफ्फरपुर से लेकर के सहरसा, सुपौल, दरभंगा जी जी और मधुबनी, हाँ। पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, इस सब में कहीं कोई कहीं मेडिकल कोई कॉलेज था ही हाँ, नहीं। नहीं था। हाँ, हाँ, पूरा बिहार और झारखंड तो एक ही था। हाँ, जी 2 ही मेडिकल कॉलेज था, पटना मेडिकल कॉलेज पटना में, दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा में। जी 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 तो नॉर्थ बिहार और नेपाल हाँ, सबका तो केस वही आता था, जी जी सबका वही आता था। हाँ, जी जी और इतना इमरजेंसी था, इतना इमरजेंसी था, मत पूछिए। और इमरजेंसी लोग करना नहीं चाहते थे, हाँ, क्योंकि रात जगना होगा। जी 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 और हम बहुत उत्साहित थे कि हम करेंगे रात और दिन। जी 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 तो 7 दिन का इमरजेंसी में समझिए कि 6 दिन हम और एक हसन साहब थे। हाँ, एक हसन साहब थे, पटना में बड़े वकील थे उनके पिताजी। हाँ, हाँ, 3 भाई, तीनों भाई डॉक्टर थे, पीएमसीएच से पास किए थे। अहसन, एहसान और हसन। हाँ, हाँ, तो हसन हमसे 1 साल जूनियर था। हाँ, हसन और हम मिलकर के ही करते थे। 7 दिन में से 6 दिन का इमरजेंसी हम और हसन करते थे। माय गॉड, और इतना बिजी इमरजेंसी था, क्योंकि मैंने कहा ना कि नेपाल जीरो, जीरो। हाँ, तो और पूरा केस लोड हुआ। नॉर्थ ऑफ गंजेस होल बिहार जीरो। हाँ, 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 दिन रात काम करते थे, तो हमको काफी तजुर्बा हो गया। हाँ। तो भागलपुर कैसे आए? भागलपुर इसलिए आ गए कि हमारे पिताजी माताजी बहुत बीमार रहते थे, और ये लोग दरभंगा जाना नहीं चाहते थे। अच्छा, इनको दरभंगा लेके जाते थे, 2 दिन में वहां से भागते थे ये। जाहिर है। हाँ, 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 अपना गांव देश का तो बात कुछ और एक बात, 77 की बात है, हाँ, सरकार ने, चूंकि भागलपुर मेडिकल कॉलेज में कोई आना नहीं चाहता था, हाँ, तो सरकार ने नॉन प्रैक्टिसिंग कर दिया पूरे बिहार के सब मेडिकल कॉलेज को। अब भागलपुर को प्रैक्टिसिंग रखा कि ताकि लोग ल्योड होके यहाँ आएंगे। अच्छा, अच्छा, और उसी में मैं आया। अच्छा, एक तो अच्छा, पिता माता हाँ, हाँ, वृद्ध जी, बीमार, हाँ, हाँ, और ये मेडिकल कॉलेज प्रैक्टिस अलाउड, और मेडिकल कॉलेज सारे। हमारी बेटी जो है वो भी रिटायर कर गई, अच्छा, वो जीपी थी, अच्छा जी, जनरल प्रैक्टिसर। हाँ, 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 रिटायर होने के बाद उसको फिर जॉब मिल गया, अच्छा, तो उसने दोबारा जॉब ले लिया। अच्छा, मेरी बेटी अभी भी जॉब में है अच्छा, एज जीपी, अच्छा, जीपी। री एम्प्लॉयड आफ्टर हाँ, रिटायरमेंट। हाँ, जीपी का बड़ा वैल्यू है। बड़ा वैल्यू है। हाँ, हाँ, और दूसरा बेटा जो है सो वो यूरोलॉजिस्ट है लिवरपूल में। वही लिवरपूल जहाँ की हमने काटा था अपना, हमारा जो कर्म भूमि था, हाँ, हाँ, वही, तपोस्थली जो मेरा था, हाँ, हाँ, जी, जी, वही लिवरपूल, वहीं पर वो यूरोलॉजिस्ट है, अच्छा। यूरोलॉजी कंसल्टेंट है। और तीसरे? तीसरा जो है उसने चूज किया कि हम अपना करेंगे प्रैक्टिस, हम नहीं करेंगे नौकरी। नौकरी में देखा कि बड़ा झंझट है, हाँ, 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 बहुत झंझट है। कैजुअलिटी में बहुत काम किया, जनरल प्रैक्टिस में बहुत काम किया, हाँ, हाँ, उसके बाद ट्रॉमा में काम किया, ऑर्थोपेडिक में किया, पीडियाट्रिक में किया, मेडिसिन में, सब मिला जुला के कहा कि इसमें बहुत परेशानी है, हम अपना करेंगे। अच्छा, उसने कॉस्मेटिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली, यूरोप में भी जाकर के, इंग्लैंड में भी, अच्छा, 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 और उसने कॉस्मेटिक सर्जरी की, अपना क्लिनिक खोला। वेरी गुड, वेरी कोई दाग वोग आ गया, कोई चेहरा में कुछ हाँ, आ गया, हाँ, ये तो सब आ गया, आज का सबसे झुर्री बड़ा- आ गया, गुड। बाल उड़ गया, हेयर ट्रांसप्लांट करता है। अच्छा, अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट उन लोगों का मेन इनकम है, हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा और है। वैसे कोई दाग उग है सब करता है। हाँ, हाँ, उसको तो- कॉस्मेटिक सर्जन है वो, अच्छा, 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 वो अपना करता है। हाँ। रिटायरमेंट के 30 साल के बाद आज के दिन में आप, ईश्वर ने आपको किसी चीज की कमी नहीं, सुखी संपन्न बनाया, सब कुछ किया। अपने साथ जितने लोग काम करते थे और उनके लिए कर रहे हैं। जनता के लिए, हाँ, जनता के लिए करें, ताकि और अपने मैं अनुभव का लाभ दें उनको। मैं देखता हूं कि आपके जैसा कॉम्पिटेंट और दयालु, यानी मरीज के हित को देखने वाला इस समय बहुत कम लोग मिलता है। ज्यादा कमर्शियल हो गया ना, आपका कमर्शियल हो profession गए, commercial हो और गया। मैं उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं पाता। बल्कि मैं बताऊं अभी कि साहब, अगर मान लेते हैं कि सीबीडी कट गया है, तो सीबीडी को अनस्टमोज करने के लिए जितना तामझाम लोग करते हैं, या रूएनवाई करने के लिए एक तामझाम करते हैं, मैंने कई बार देखा कि आपकी सर्जरी की तारीफ मेरे फादर ने इतनी की, मत कीजिए, इतना किया, वो ये हमारे बताने लायक नहीं वो हमारी तारीफ जरूरत से ज्यादा करते थे। कि वैसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बार बार बोलते थे, मुझे बोलते थे कि बेटा कॉन्फिडेंट हो तो किसके जैसा, एसएन झा जैसा, कि जिसके चेहरे पर शिकन नहीं आए साहब। और एक बार मुझे याद है कि उन्होंने बताया हम आ करके कि आज हम बहुत दिन के बाद एक गिलास नहीं पानी देखा लाओ है, था, पानी पानी पिएंगे। पानी है हाँ। कि हमने फेमोरल हर्निया को रिपेयर होते हुए देखा। हाँ। फेमोरल हर्निया को याद है अभी भी कि उन्होंने बताया कि फेमोरल ने, ये एक बड़ी बात है कि इंसान इस स्टेज में, जबकि ईश्वर ने हर कुछ दिया है। आपको एक बात उम्र बता के- दें, फेमोरल हर्निया तो इस कंट्री में कम है, हाँ, लेकिन बर्तानिया में फेमोरल हर्निया ज्यादा है, अच्छा, क्योंकि अच्छा, उनका पेल्विस चौड़ा होता है। हाँ, जी जी, चल रहा था। हाँ, हाँ, ये रेशियल है, हाँ, हाँ, उनका पेल्विस चौड़ा होता है, तो फेमोरल
ओपनिंग जो है वो भी चौड़ा होता हाँ, है। जी जी जी। तो इसलिए फेमोरल हर्निया वहाँ तादाद ज्यादा है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हमारा तजुर्बा ज्यादा वहीं का है। अच्छा। अब यहाँ तक है कि आपको यकीन नहीं दिला सकेंगे कि एक दिन में 2 फेमोरल हर्निया मैंने किया है। अच्छा। यहाँ तो रेयर है, यहाँ तो अच्छा, यहाँ रेयर साल है, में हाँ, साल 6 में बहुत कभी आ गया मुश्किल तो आ गया। हाँ, हाँ, वहाँ हाँ। तो एक दिन में मैंने 2 किया है। ओहो, अच्छा इतना अच्छा। कॉमन है वहाँ। इस समय डॉक्टर साहब। और एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा फेमोरल जी हर्निया जी के बारे जी में। जी। 10 मिनट टाइम है ना अभी आपको? हाँ, ना कोई दिक्कत नहीं सर। एक मरीजा हाँ 88 साल की बूढ़ी मोटी लेडी, हाँ उसका नाम हमको याद है, अभी बताएंगे, एडमिट थी मेडिकल वार्ड में। हाँ परसिस्टेंट वॉमिटिंग हाँ। उसका सिम्टम था। अच्छा। परसिस्टेंट वॉमिटिंग। तो परसिस्टेंट वॉमिटिंग में फिजिशियन लोगों को जो समझ में आया, किया, सलाइन तलाइन दिया, कुछ एंटीमेटिक दिया। हाँ हाँ उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रह गया। हाँ उस यूनिट के रजिस्ट्रार, मतलब बॉस के नीचे जो होता था हाँ, जी रजिस्ट्रार, जी जी। वो एक हिंदुस्तानी था अच्छा। और वो बंगाली था। उसके पिताजी आईसीएस रिटायर्ड थे, रांची में रहते थे। हाँ हाँ आईसीएस उस टाइम का आईएएस बना। आईसीएस रिटायर्ड थे। एन बख्शी नाम था, बड़ा नामी, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में उनका बड़ा नाम था। केबी साहे के टाइम में केबी साहे से पटरी नहीं खाता था। वो रिटायरमेंट के बाद वो रांची में रहते थे, अपना अच्छा, अच्छा। मकान बना के। उनका बेटा था वो एन बख्शी, वहाँ अच्छा अच्छा वो रजिस्ट्रार था उस यूनिट में। अच्छा। तो हम लोग से दोस्ती थी हम लोग से। जी जी जी। अरे हाय हेलो तुम, ये सब हाँ तो हाँ जी, चलता था। होता है। हाँ हाँ तो उसने हमको रेफर कर दिया कि भाई अब कुछ सर्जिकल है तो तुम देखो इसको, हाँ वॉमिटिंग हो रहा है, हम लोग नहीं ठीक कर पा रहे हैं। हाँ हाँ। हमने जाके देखा और हम मिस कर गए। उसको फेमोरल हर्निया स्ट्रैंगुलेटेड था, ऑब्स्ट्रक्टेड ओहो। फेमोरल हर्निया। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्टिव फेमोरल है। अब मोटी थी इसलिए पता भी नहीं चला। हाँ हाँ हाँ। मोटी थी, मिस डायग्नोसिस हो गया उससे भी और हमसे भी। अच्छा अच्छा। फेमोरल हर्निया नहीं पकड़ सके और हमने कहा कि भाई देयर इज नो सर्जिकल कॉज, मैंने रेफर बैक। हाँ 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 उसने एक दिन 2 दिन रखा, उसका तो उसने रेफर कर दिया, वापस कर घर भेज दिया। हाँ। जीपी को ले दिया कि इसको अच्छा खाना वाना खिलाए, इसके अटेंडेंट लोग समझा दीजिए, हम लोग कुछ कारण नहीं समझ में आता है हाँ। इसको। उसके बाद वो उसका जो जीपी था उसने देखा और नेक्स्ट डे वो मर गई। ओ। नेक्स्ट डे वो मर गई। हाँ हाँ मर गई और हॉस्पिटल से लौटी है और उसको सर्जन भी देखा और फिजिशियन भी देखा है और कोई डायग्नोसिस नहीं हो सका हाँ और मर गई पेशेंट जाकर जीपी के यहाँ। हाँ। ये तो भारी हिंदुस्तान बवाल में हो सकता है, इंग्लैंड में तो बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ 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 हाँ। हो गया तो हो गया कॉर्नर्स केस। अच्छा कॉर्नर्स केस हो गया, पोस्टमार्टम होगा। अच्छा। हम लोग को मालूम हो गया कि पोस्टमार्टम होगा, तो मर गई। हाँ हमारा सुपरिंटेंडेंट को बुला के कहा कि तुम अपना लॉयर से बात करो, हाँ कहा कि तुम्हारा देखा हुआ केस है, वो मर गई है। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप। हाँ हाँ समझ गया। हाँ उसके बाद कॉर्नर्स केस हो गया। हाँ बक्सी और हम दोनों हाँ। पोस्टमार्टम जहाँ हुआ हम लोग गए देखने के लिए। अच्छा। हम तो पहले से जानते थे कि इसको तो फेमोरल हर्निया, हम मिस कर ही गए। हाँ हाँ फेमोरल हर्निया ही था। फिर पैथोलॉजिस्ट करता है हाँ, वहाँ हाँ, पोस्टमार्टम, जी जी जी। क्लिनिकल हाँ, पोस्टमार्टम। हाँ, जी, जी, पोस्टमार्टम हाँ। तो मेडिको लीगल पोस्टमार्टम नहीं है, हाँ, क्लिनिकल हाँ, क्लिनिकल। पोस्टमार्टम। हाँ हाँ तो पैथोलॉजिस्ट करता है। देखा देखे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, अच्छा। सर्जन का ही दोष हुआ ना। हाँ हाँ सर तो। अब हो गया कॉर्नर केस। हमको डेट पड़ गया कॉर्नर के यहाँ। अच्छा अच्छा। ओ। कॉर्नर के केस हम अपना वकील मेडिकल प्रोटेक्शन सोसाइटीज में जहाँ रजिस्टर थे उससे कहा दिया कि भाई ऐसी बात है, तुम आकर के रिप्रेजेंटेटिव भेजो, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड वकॉर्ड देख करके और हमारा लिखा हुआ देख करके हमको प्रोटेक्ट करो। हाँ 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 तो वो लोग किया। हाँ हाँ हाँ। जो हो गया, जब जज के सामने सब बातें गई, वकील दोनों साइड का, हाँ जज ने उसी दिन फाइनल जजमेंट दे दिया हाँ कि 88 साल की थी, मोटी थी, इसमें ऐसा ह्यूमन मिस्टेक हो सकता है, हाँ इसको हम ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं कहेंगे हाँ और हम दोनों डॉक्टर को रिलीज कर देंगे। बहुत बड़ा रिलीफ। बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। हाँ यहाँ तो ये कुछ भी ह्यूमन नहीं है। एरर है हाँ 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 और ये पॉसिबल है, किसी से भी होता है हाँ। अब और गलती इसके बॉडी लिए हम है। पैरालाइज डॉक्टर को नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ हाँ। मैं छूट गया। मरीजा का नाम आज तक याद है, मेटिल्डा ग्रेस पिकहावर। अच्छा। अब ये हमारे जीवन की एक कहानी है जो भूलने लायक नहीं है। हाँ जी 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 सर, हम हाँ। जेल से छूट गए, जेल हमको नहीं हुआ। हाँ 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 जेल हो सकता था, फाइन तो जो होता होता, हाँ हाँ। लेकिन मेटिल्डा ग्रेस पिकहावर। आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, आपके मुमायर में कोई ऐसी बात जो वाकई हम लोगों के लिए एक नसीहत का बात बने या आपको लगा हो कि ये बात बताना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग भी पैसा कमाते हैं, हम लोग को भी पैसे की जरूरत है, हम लोग को भी मकान जमीन चाहिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन, लेकिन मेरा पहला काम है इंसानियत।
जो आदमी आपके पास आया है रोता कलपता हुआ, उसके पेट में दर्द है या उसका बच्चा सख्त बीमार है, आपका पहला कर्तव्य है, भगवान आपको इतना दिया है कि खा पी लेंगे आप, अच्छा। इतना दिया है कि आप खा पी लेंगे, लेकिन आपका पहला कर्तव्य है उसकी भलाई, समझ गए? और आप टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड फैसिलिटीज अवेलेबल आप कीजिए उसका। हर केस में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ऐसा नहीं है, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हर एफर्ट में, हर मुकदमा कोई नहीं जीता है, हर एफर्ट सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन आपका ऑनेस्ट डिजायर होना चाहिए, ऑनेस्ट एफर्ट होना चाहिए उसमें। उसका मनी इज ए सेकेंडरी कंसिडरेशन, इट इज ए सेकेंडरी कंसिडरेशन, मनी विल ऑटोमेटिकली कम, बट यू आर ए डॉक्टर, you are more than an engineer, more than a clerk, more than a magistrate, more than a judge. You are the judge, you are the advocate, you are the pandit, and you are everything for that man. जो आपके पास आया है अपने बच्चे को लेके, और आपका उसको कॉमर्स तो कभी बनाइए ही नहीं, कॉमर्स तो है ही नहीं, वो आपका कर्तव्य है, धर्म है इंसानियत के प्रति, और वो अगर नहीं आप करते हैं, खाली ये देखते हैं, तो यू आर फेलिंग इन योर प्राइमरी ड्यूटी, और उसको कोई माफ नहीं कर सकता है, न जनता माफ करेगी न भगवान माफ करेंगे। आप अपने आप को, अपनी जो काबिलियत आपकी है, जो फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके कलीग्स का या जो इक्विपमेंट्स का या जो भी और चीज का, उसके दरमियान जो आप मैक्सिमम कर सकते हैं वो कीजिए। हर केस में आपको सक्सेस होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपका हृदय तो एकदम क्लियर रहेगा कि हमने अपनी तरफ से किया, हमको नहीं मिला, फल नहीं मिला, मर गया, हमने अपना काम तो किया, लेकिन और पैसा तो एकदम सेकेंडरी है। हमारे इलाज में कई लोग मर जाते हैं, तो पैसा हम 16 आना वापस कर देते हैं, जो एनेस्थेसिस्ट को मैंने दिया, जो कंपाउंडर को दिया, सब वापस कर देते हैं उसको। वो मेरा घर से गया, उतना हम उसका एक पैसा नहीं लेते और उससे नहीं लाया जाएगा। बड़ी बात है इस समय। और इस टाउन में ऐसे डॉक्टर भी हैं जो कि मरा हुआ पेशेंट हमारे क्लिनिक में उसको देखने के बुलाया, बाय द टाइम वो आया पेशेंट मर गया, वो देख के कहें कि इज डेड, फीस अपना लेके चले गए। ऐसे डॉक्टर हैं इस टाउन में। अरे आपका अधिकार होता है जी, टेक्निकली आपका अधिकार है, लेकिन इन अधिकार के ऊपर इंसानियत एक चीज है कि नहीं? जी, इंसानियत भी एक चीज है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आप कैसे लेंगे पैसा? उससे मरा हुआ उसका बच्चा बिलख रहा है, जी, उसकी वाइफ रो रही, छाती पीट रही है, और आप पैसा लेकर फ्यूचर के चल जाएंगे? आपका अधिकार है, लेकिन मोरालिटी अधिकार से ऊपर होता है। सर, एक टेक्निकल क्वेश्चन। हाँ, आपके दौर में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करने से पहले हम ओरल कोलिसिस्टोग्राम कराते थे। वही था। ओरल कोलिसिस्टोग्राम जो था वो टेक्निकली कंसंट्रेशन एबिलिटी ऑफ ए गॉल ब्लैडर को बताता था। आज के दिन में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो या ना हो, उसकी कंसंट्रेशन एबिलिटी अच्छी हो या ना हो, हम ओसीजी नहीं कराते, यानी ओरल कोलिसिस्टोग्राम नहीं कराते हैं। अल्ट्रासाउंड कराकर देखते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं है, ये सलज है या नहीं है, ठीक है। तो आज के दिन में कंसंट्रेशन एबिलिटी का डिस्टरबेंस पहले होता है और स्टोन बाद में बनता है, लेकिन एक प्राइमरी डिस्टरबेंस को आंकने का कोई जरिया नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए कि ओसीजी बंद हो गया। तो अब आपको इस सिर्फ अल्ट्रासाउंड करा करके कैसे सेटिस्फैक्शन आपको होता होगा? देखिए, इंडिकेशन ऑपरेशन जहां तक है, अगर कंसंट्रेटिंग कैपेसिटी उसको है या नहीं है, अगर कंसंट्रेटिंग कैपेसिटी फेलियर भी है, फिर भी इंडिकेशन ऑफ ऑपरेशन नहीं है। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, लेकिन अगर स्टोन है, तब तो डिपेंडिंग अपॉन कितना रिस्क है, मान लीजिए 85 एज है, किसी का कभी कोई सिम्टम नहीं हुआ तो हम कहेंगे नहीं कराओ। अच्छा, लेकिन यंग है, मोस्ट पेशेंट तो यंग ही आते हैं। जी। ऐसा इंसिडेंटल फाइंडिंग में आता है, 85-90 ईयर्स एज है, गॉलस्टोन है, अगर सिम्टम कभी नहीं हुआ है तो हम नहीं करते ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन का रिस्क ज्यादा है जी, उसके डिजीज के रिस्क से नहीं करते। लेकिन जहां तक कंसंट्रेटिंग कैपेसिटी है हम लोग नहीं पता लगा सके, लेकिन दैट इज नो इंडिकेशन। आप डिस्पेप्सिया का सिम्टम उसको है, डिस्पेप्सिया का ट्रीटमेंट दीजिए। तो अगर भयानक दर्द हुआ है एपिगैस्ट्रियम में, राइट हाइपोकोंड्रिया में, रेडिएटिंग टू द बैक, जी, और गॉल स्टोन है टेलीपैक से या कोलिसिस्टोग्राम से, तभी हम करते हो। अच्छा। और वो भी अगर बहुत एजेड है, सॉलिटरी स्टोन है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, कोलिसिस्टोग्राम के टेर में भी कभी दर्द नहीं हुआ, हम नहीं करते थे ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन का एक रिस्क होता है जी। आपको वे करना होगा कि ऑपरेशन का रिस्क ज्यादा है
कि डिजीज का रिस्क ज्यादा है। अगर 85-90 ईयर से एज हो गया और कभी दर्द उसको नहीं हुआ तो प्रिज्यूम कर लीजिए कि बाकी साल भी ऐसे ही निकल जाएगा। अगर नहीं निकला, इत्तेफाक से दर्द हो गया तो करेंगे। लेकिन खाली एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को डिस्पेप्सिया के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के दरमियान गॉलस्टोन रिवील हो गया टेलीपैक से या मॉडर्न टेक्निक से, तो दैट इज नो इंडिकेशन फॉर ऑपरेशन। अच्छा, पहले के मुकाबले में रिकवरी रेट आज के जमाने में ज्यादा है या पहले ज्यादा था? रिकवरी रेट क्योंकि साइंस का एडवांसमेंट हो गया ना, उस टाइम में आईसीयू नहीं था, इतना टेक्निकल चीज, एंटीबायोटिक भी उतना नहीं था, नहीं था, और जितना चीज हम लोग आज यूज करते हैं उतना नहीं था। तो उस टाइम में मोर्टिलिटी भी ज्यादा थी और रिकवरी रेट भी थोड़ा कम था। अब तो एंटीबायोटिक भी है, अच्छे, एक से एक आईसीयू है, प्रेशर ड्रग्स है, ऑक्सीजन है, और साथ दुनिया भर का चीज है, मॉनिटरिंग चीज, साइंस का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन इस साइंस के डेवलपमेंट में एक बात आपको मानना होगा कि साइंस और नो साइंस, आपका फर्ज, आपका हार्ट, ये मेन है। जी। कॉमर्स के लिए कभी ऑपरेशन न कीजिए, कॉमर्स के लिए ऑपरेशन कभी न कीजिए। लेकिन अभी तो हम दूसरा ही देखते हैं, जिसके पेट पर हाथ रखा डॉक्टर साहब, उसने लिख दिया अपेंडिक्स, अल्ट्रासाउंड वाले को समझाया हुआ है, वो लिख के देता है अपेंडिसाइटिस। आप तो जानते ही होंगे। जी। And there are certain clinics in Bhagalpur. I am not criticizing anybody. There are certain clinics in Bhagalpur, and there have been certain clinics in Bhagalpur where only one operation is done, and that is appendix. अब बाकी आवाज समझ जाइए। सर समझते हैं। हम तो बहुत दिल खोल के आपको बता रहे हैं। जी। आज भी गॉल स्टोन का हर पेशेंट को इंडिकेशन नहीं है ऑपरेशन, डिपेंड करता है कि उसको रिस्क कितना है, उसको सिम्टम कितना हुआ, उसका लाइफ कितना बचा हुआ है। यंग मैन है, 30 साल का, 25 साल का, उसको गॉल स्टोन है, दर्द नहीं भी हुआ है तो कहें करा लो। लेकिन अगर 85-90 ईयर्स में इंसिडेंटल फाइंडिंग है गॉल स्टोन, कभी कोई दर्द हुआ नहीं, यिरकान हुआ, जॉन्डिस हुआ नहीं, काहे को नहीं, दर्द हो तो आ जाना, अच्छा, यिरकान हो जाए तो आ जाना। अच्छा, ओहो, अच्छा, ठीक है। आज का यंग जनरेशन जो डॉक्टर बन करके निकल रहा है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? लोग इस, मैंने यही कहा कि ऑलवेज कीप, आपका फर्ज, अरे कोई भी धर्म है आपका, फर्ज इंसानियत के प्रति तो आपका है, हर धर्म में है जी। और ऐसा नहीं है कि उसको डिजीज है इसलिए हम करेंगे ही ऑपरेशन, उसको डिपेंड करता है कि उसको सिम्टम कितना है जी। मेडिकल ट्रीटमेंट से भी बहुत सा चीज ठीक हो जाता है। जी। अरे डिस्पेप्सिया किसको नहीं है, यहाँ पैरासाइट सबको है, लैक्टोज इंटॉलरेंस सबको है, फूड इंटॉलरेंस बहुतों को है, एलर्जी फूड का है, पैरासाइट भरा हुआ है पेट में, डर्टी फूड हैबिट्स है, वो सब ट्रीट कीजिए, कुछ एंजाइम्स दीजिए, कुछ प्लेसिबो दीजिए, और हर को ऑपरेशन नहीं। ऑपरेशन का एक रिस्क है जी। और आपके पेट में होता तो आप क्या करते? अगर आपको लगता है कि हमको कराना चाहिए था ऑपरेशन, तो आप कीजिए। और कभी भी नहीं सोचिए कि साला पेशेंट है तो पैसा देगा हमको, साला मरे चाहे जिए, चाहे इसको दर्द हुआ चाहे नहीं हुआ, हम कर देंगे ऑपरेशन, नहीं। जी, बड़ी बात। आप इस 30 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद, अभी आप हेल्दी इनफ के आप सर्जरी कर रहे हैं, और रेदर मैं देखता हूं आपके साथ काम करने वाले लोगों के बहुत एजेड है, सब कुछ है, लेकिन दे आर वेरी सेटिस्फाइड कि मेरा मालिक मेरे साथ काम कर रहा। उन्हें लगता है ये बात कि जब तक हैं तब तक हम उनके साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इस वक्त इस तरह की मानसिकता और इस तरह का फीलिंग बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। मुझे भी आप पिता समान ही दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कि आपका जिक्र मेरे यहाँ इतनी बार आया, इतने अप्रिसिएशन के बात सुनने को मिला, जितना मैंने आपके अब्बा जान हमसे बहुत रिलेटेड थे जी। और डॉक्टर वो जो दरभंगा में थे, डॉक्टर नवाब, उनका जिक्र बहुत आया, डॉक्टर एक सिन्हा साहब थे, उनका बहुत जिक्र आया, कपिल देव बाबू, हाँ कपिल देव बाबू का नाम है। और ये इस सिलसिले से मेरी माँ भी बहुतेरे बार ये बात सब लोगों को पता है कि उस समय के जो लोग थे, उनका जो माने जो बेसिक थॉट प्रोसेस था, वो माने उस अनमैच था। आज के जमाने में तो मुश्किल। देखिए, टेक्निकल कॉम्पिटेंस एक अलग चीज है, डायग्नोसिस या ऑपरेटिव या जो भी हो, वो एक अलग चीज है, और योर ह्यूमन कंसिडरेशन वो अलग चीज है जी। ऑलवेज द ह्यूमन कंसिडरेशन शुड बी अबव योर टेक्निकल एक्सपर्टीज। जी।
मेरा एक व्यू है। हमारे साथ शहजाद बॉस भी हैं जो हाँ। ही इज अ कॉम्पिटेंट मैन। इज वेरी कॉम्पिटेंट मैन। जी, कॉम्पिटेंट कह के आप इनका इनको बेइज्जती कर रहे हैं। वेरी वेरी कॉम्पिटेंट। जी जी आई एम ऑल प्रेज फॉर हिम। मेरी बहुत से सारी एनेस्थेसिस्ट के साथ काम किया जी है। मेरी सारी सर्जरी यही कराते हैं, मोस्ट ऑफ द सर्जरी। और मुझे लगता है हंसते खेलते कराने वाले लोग हाँ, कम यही में कम है, ये भी है। ठीक है, देखा है। जिनके साथ आदमी को मन लगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। या भी मैं एंड कहूँगा एवर स्माइलिंग, एवर मैं स्माइलिंग, ग्रेट तो क्वालिटी। ये बड़ी क्वालिटी है। और मुझे लगता है कि चलिए हम लोगों का जो एक तो अभी जत्था है वो बहुत अच्छा है। और मैं अश्योर करता हूँ कि साहब हम लोग आपके मशवरों को, आपके फीलिंग को हम लोग बढ़ते दम हम तक अप्रिशिएट कोशिश करते हैं कि आप हमारे सीनियरिटी को या हमारे व्यूज को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वैसे हम बहुत साधारण आदमी हैं। आप जो भी कहें सर, लेकिन हमारे दिल में जो आपके लिए वो है, वो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है सर। अरे कि मार्गदर्शक आपकी है, बल्कि नवाजी ये है ये। बड़ी बात है कि आप यहाँ आपने आए। हमको इतना इज्जत दिया, कम बात है। आप हमारे साथ कभी एसोसिएटेड नहीं रहे, ऐसे ही ठीक है। लोगों से सुनते होंगे ऐसे डॉक्टर साहब ऐसे। नहीं, हाँ, आपका आपके जिक्र अब्बा तो जान सर, हाँ ठीक है। आपका जिक्र सर। और आज के दिन भी सर ऐसा नहीं है, आज के दिन भी लोग बोलते हैं सर, आते हैं तो बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है। दुनिया अभी भी इतनी गिर नहीं गई है सर, लोग बोलते हैं। आदमी का काम, आदमी का बात विचार सर बाजार में आ जाता है, दीवार को भी कान होता है। तो सर थैंक यू आप वेरी इतना मच। महत्व दिए हमको और इतना इनवाइट करके इतने अच्छे ढंग से सब चीज हुआ, हम बहुत ही खुश हैं। और माय ब्लेसिंग्स टू एवरीबॉडी हियर, एंड यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। योर मेन सर्विस यू आर डूइंग टू द पीपल ऑफ भागलपुर। थैंक यू वेरी आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा आज का प्रोग्राम आपकी बात हमारे साथ, अब हम इस प्रोग्राम का अंत करते हुए हम अपने गुरुदेव कहिए, अपने पिता समान जो डॉक्टर झा साहब हैं, एस एन झा, का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आशा करते हैं कि इनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पर रहेगा। कहने की बात है। थैंक यू वेरी मच। जरूर।